सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर जो है स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में मराठों की लड़ाई पढ़ी, अंग्रेजों के समक्ष जो मराठों की लड़ाई हुई होलकर वगैरह की, तो उस चीज़ के बारे में हमने पूरी नॉलेज दी। आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्चता का दावा। अंग्रेज सरकार ने जो है सर्वोच्चता का दावा किस प्रकार दिया, इसमें देखिए आप, है ना। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा कि हम आक्रामक नीति अपनाएंगे तभी जाके भारत के भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक मानचित्र पर जो है हम कब्जा स्थापित कर सकते हैं। 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में, देखो आप इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कितना है? लॉर्ड हेस्टिंग्स इनका है 1813 से 1823 तक कार्यकाल है। इस व्यक्ति ने, इस गवर्नर जनरल ने, जो भारत का गवर्नर जनरल बना, तो इसने जो है सर्वोच्चता का दावा पेश किया ईस्ट इंडिया कंपनी में। इसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति चली। तो अगर क्वेश्चन आता है तुम्हारे कि सर्वोच्चता की नीति किसने दी, तो वो दी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसमें देखिए आप आगे शुरू की गई कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। हमारी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये दावा था कि हमारी जो सर्वोच्चता है, नीति निपुणता है, कार्यगत जो दक्षता है हमारी, वो क्या है, हिंदुस्तानियों से अच्छी है, तो हम क्या है, सर्वोच्च हैं। ये ऐसा मानना था। और ऐसी नीति का जो है सूत्रपात या प्रादुर्भाव किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जिसका कार्यकाल भारत के इतिहास के अंदर जो है 1813 से 1823 तक, 1813 से 1823 ईस्वी तक भारत के भूपटल पर इसने जो है सर्वोच्चता की जो है क्या दी, नीति दी। देखिए आप आगे, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उसको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या मानती थी? किसी भी राज्य को, किसी भी रियासत को अपने अधीन करने के लिए या तो वो प्यार से या फिर धमकी देकर उस संबंधित राज्य की रियासत को अधिग्रहण करने की इच्छा रखती थी। वो उनका मानना था कि इनकी सोच हमारे से क्या है, कम है, और हम जो है सर्वोच्च हैं, इनसे क्या है, उत्कृष्ट हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, तो हम इनके राज्यों को क्या करेंगे, अधिग्रहण करें। ठीक है। ये सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन ये प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। ये प्रक्रिया जो सर्वोच्चता का दावा था बेरोक-टोक नहीं चली, क्योंकि जो इंडियन थे, भारतीय थे, उन्होंने इनका पुरजोर विरोध किया था। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में, कित्तूर कहाँ पर है? कित्तूर कहाँ पर है? कित्तूर है वर्तमान में कहाँ पर है? कर्नाटक। कहाँ पर है कित्तूर? कर्नाटक में। देखो आगे, देखो आप, अंग्रेजों ने कित्तूर फिलहाल कर्नाटक में है, जो छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया। रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा ली। कित्तूर पर जब अंग्रेजों ने क्या किया, अधिग्रहण करने का प्रयास किया, तो वहाँ की रानी कौन थी? चेन्नम्मा। कौन थी? चेन्नम्मा, कित्तूर की राजधानी चेन्नम्मा थी। उसने क्या किया, अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया। और आगे देखो आप इसमें, इसके बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना ने ये प्रतिरोध जारी रखा। रानी मर भी गई, तो रानी के बाद जो वहाँ का चौकीदार था, मतलब राज का, है ना, उसकी रियासत का जो चौकीदार था, है ना, उसका नाम था रायना। तो रायना ने क्या किया, ये प्रतिरोध जारी रखा, मतलब अंग्रेजों से भिड़ने का, अंग्रेजों का प्रतिरोध करने का। किसने जारी रखा? कित्तूर के अंदर रायना ने। ठीक है। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को क्या कर दिया, रायना ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। जो ब्रिटिश सरकार थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जो दस्तावेज थे वो क्या कर दिए, रायना ने नष्ट कर दिए, है ना, नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। किसको? रायना को। रायना कौन था? वहाँ का चौकीदार, कित्तूर का चौकीदार था। अरे वहाँ की रानी कौन थी? चेन्नम्मा का चौकीदार कौन था? रायना। तो रायना ने भी उसके सारे दस्तावेज नष्ट कर दिए, है ना।
तो नष्ट करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या आया कि ये तो बहुत क्या है, गलत व्यक्ति है, हमारे खिलाफ लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, भड़का रहा है, तो इसको फांसी भी लटका दिया जाए। तो 1830 में रायना को, इसको 1830 में रायना जो वहाँ का क्या था, चौकीदार, कौन था ये, चौकीदार था, उसको क्या लटका दिया, फांसी पर। किस पर लटका दिया, फांसी पर। फांसी को अंग्रेजों के समय क्या कहते थे, गिलोटिन, ठीक है, फांसी पर लटका दिया। आगे देखो, लेकिन ये देखो आप इसमें प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। 1830 के दशक में, दशक यानी 10 साल होते हैं ना, दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव में बहुत डरी हुई थी। रूस के प्रभाव से क्या हो रही थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले। रूस का जो प्रभाव था ना, उस प्रभाव से, क्योंकि रूस का जो प्रभाव था भारतीयों के प्रति, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी डरी हुई थी कि भारतीयों को ये प्रोत्साहित करके हमसे लड़ने के लिए तैयार नहीं कर दें, है ना। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर आते नहीं आते। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के देश, सबसे बड़ा देश नहीं है कि रूस है। देखो आप इसमें, कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत की भी अपनी चपेट में न ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। कहाँ पर, उत्तर पश्चिमी भूभाग पर। 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित किया। प्रत्यक्ष डायरेक्ट शासन नहीं किया, अप्रत्यक्ष का मतलब जानते हो, अपने नुमाइंदों के माध्यम से। खुद जाकर कंपनी ने वहाँ पर डेवलप नहीं किया अपना काम, अपने नुमाइंदों, अपने व्यक्तियों के माध्यम से किया, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट किया कंपनी का शासन। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब का राजा कौन था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में, महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। पंजाब के अंदर जो महाराणा रणजीत सिंह थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की पंजाब में दाल नहीं गलने दी, ठीक है। 1839 में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई, महाराजा रणजीत सिंह की, है ना। और रियासत को बाद में 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई, जो आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अधिग्रहण कर लिया। महाराणा रणजीत सिंह मरी गए। मरने के उपरांत इतना प्रभावी शासक वहाँ पर नहीं था, तो आखिरकार अंग्रेजों का भी अधिग्रहण हो गया। कहाँ पर, पंजाब के अंदर। पहले तो किन्होंने विरोध किया था पुरजोर, महाराजा रणजीत सिंह ने। अब विलय की नीति पढ़ेंगे हम। विलय की नीति मतलब राज्य हड़प की नीति। अब जो है हम विलय की नीति की बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की सभी रियासतों का जो है अपने राज्य के अपने शासन के अंदर विलय किस प्रकार किया। तो इसमें देखिए आप, अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856, 1848 से 1856 के मध्य कौन बने, लॉर्ड डलहौजी। इनका मानना क्या था, अगर किसी राजा के दत्तक मतलब पुत्र नहीं है, तो उस राज्य को राज्य हड़प नीति के तहत अपनी शासन व्यवस्था के अधीन कर लेना, उसकी शासन व्यवस्था को अपने अधीन कर लेना, मतलब अंग्रेजों के अधीन कर लेना या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लेना, ऐसा मानना था। किसका मानना था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। देखो 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई जिसे विलय की नीति का नाम दिया। विलय का नीति, विलय की नीति का मतलब राज्य हड़प नीति। इसका दूसरा नाम क्या है, राज्य हड़प नीति। और इस नीति का सूत्रपात किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया, 1848 से 1856 तक, ठीक है। आगे देखो, ये सिद्धांत इस तरह पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, किसी राजा की मृत्यु हो जाती है ना, और उसका कोई पुत्र वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। कंपनी का क्या मानना था, लॉर्ड डलहौजी जब उस समय
गवर्नर जनरल थे, उस समय इनका क्या मानना था कि किसी राजा के अगर पुत्र नहीं है और उनके शासनकाल में राजा की मृत्यु हो जाती है तो उस राजा का जितना भी राज्य है उस राज्य को अंग्रेज सरकार क्या कर लेगी, हड़प लेगी। राज्य हड़प नीति या विलय नीति, अपने राज्य में विलय कर लेगी। किसके शासन को, उस संबंधित राजा के शासन। ठीक है, आगे देखो। यानी कंपनी का भूभाग का हिस्सा बन जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक रियासतें, सबसे पहले सतारा, कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर, इसको विलय किया गया 1848 में। संबलपुर 1850 में इसको विलय कर लिया, मतलब मिला लिया या हड़प लिया गया। किसके द्वारा, लाल डलहौजी के द्वारा। इसके बाद उदयपुर आपके राजस्थान में पड़ती है, इसको मिलाया 1852 में। नागपुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, 1853 में इसको मिलाया क्योंकि इन राजाओं के पुत्र नहीं थे। ठीक है, और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ से चली गई। झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई ना, अंग्रेजों के हाथ में। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अवध जो राज्य था उसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया। किसने, कंपनी ने। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता के नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वह अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हुए। अवध को जब अधिग्रहण किया गया, विलय किया गया, हड़प लिया गया, किनके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो वहाँ की जनता के द्वारा उनका नवाब, अवध का जो नवाब था, मतलब राजा था, वो बहुत अत्यधिक प्रिय था। क्यों था, क्योंकि वो जनता के हितार्थ कार्य करता था, जनता के लिए भलाई के लिए कार्य करता था। तो जनता भड़क उठी, उसके राज्य को हड़पते समय वहाँ की जनता भड़क उठी और 1857 का जो महान संग्राम हुआ, वह नहीं हुआ 1857 की क्रांति, उसमें वहाँ के नवयुवकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। देखिए आगे और क्या कहा, नए शासन की स्थापना देखिए, अब है ना, नए शासन की स्थापना देखना है। ये तो अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नए शासन की स्थापना किस प्रकार हुई, इसके बारे में देखना है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 1773 से 1785। 1773 से 1785 गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, है ना, वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1773 से 1785। उन समय सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार करने में अहम भूमिका निभाई। उनमें से एक चुनिंदा व्यक्ति कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास की भी सत्ता हासिल कर चुकी। ठीक है, वहाँ की सत्ता भी हासिल कर चुकी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे थे। ब्रिटिश इलाके किसे कहते हैं, जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, उन इलाकों को क्या कहते हैं, ब्रिटिश इलाके। अब ब्रिटिश इलाके भी क्या हुए थे, बटे हुए थे, है ना। देखो आप आगे, है ना, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बड़े हुए थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ब्रिटिश इकाइयों को क्या कहा जाता था, ब्रिटिश इकाइयों को क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंसी कहते थे। क्या कहते थे उनको, ब्रिटिश इकाइयों को या इलाकों को, जो सब डिवीजन था ना ब्रिटिश इकाई का प्रशासन का, उनको क्या कहते थे, प्रेसिडेंसी कहते थे। आगे देखो क्या कहा फिर आगे, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाई में बड़े हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, मतलब 3 इलाके थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई। बंगाल, मद्रास और बम्बई 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। कौन कौन सी, पहली तो बंगाल, दूसरी मद्रास और तीसरी कौन थी, बम्बई। ठीक है, दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी उस समय। देखो आगे, हर एक का
शासन गवर्नर के पास था। जो ब्रिटिश अधीन थे ना इलाके, उनका शासन किन के पास था? गवर्नर जनरल के पास, है ना। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उन्होंने सुधार खास तौर से उल्लेखनीय है। 1772 में एक नए न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान था कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। कौन सी? एक तो फौजदारी और एक दीवानी अदालत। देखो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय व्यवस्था में सुधार किया। क्या किया? न्याय व्यवस्था में सुधार किया। न्याय व्यवस्था स्थापित की कब? 1772 में। क्या की? न्याय व्यवस्था की शुरुआत। न्याय व्यवस्था की शुरुआत की। इसमें उसने बताया कि एक तो फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत, और एक कौन सी थी? दीवानी अदालत। अभी जो चल रही है अपनी फौजदारी और दीवानी अदालत, इसके सूत्रपात कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है। न्याय व्यवस्था का प्रादुर्भाव इन्होंने किया। फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपियन जिला कलेक्टर होते थे। जो दीवानी अदालत थी, ठीक है, दीवानी जो अदालत थी, इसका मुखिया कौन था? जिला कलेक्टर। कौन था? जिला कलेक्टर। आगे देखो, मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत, अभी भी फौजदारी अदालत, ठीक है, ये समझ रहे हो? फौजदारी अदालत जिनका अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काजी और मुफ्ती होते थे ना, वो संभालते थे, लेकिन किनके अधीन कार्य करते थे? वो भी यूरोपियन कलेक्टर के अंदर। ठीक है। आगे देखो, ये बड़ी समस्या थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून की अलग अलग व्याख्या करते थे। ब्राह्मण क्या करते थे? पंडित क्या करते थे? अपने ट्रेडिशन के अनुसार अलग अलग कानून की व्याख्या करते थे, अलग अलग कार्य के अनुसार। ठीक है। करते थे, नहीं करते थे? इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब वारेन हेस्टिंग्स के नियंत्रण में 11 पंडितों को 1775 में क्या काम सौंपा गया कि एक कानून का एक संकलन तैयार किया जाए, जिनके आधार पर भारतीय समाज के एक कानून बनाए दिए जाए। ठीक है। 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसने किया? N.B. हॉलहेड ने। ठीक है। 1778 तक यूरोपियन न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार की गई, है ना। संहिता मतलब 100 श्लोक वाली, ठीक है ना, तैयार कर ली गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आप देखिएगा, 1773 में क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्या की गई? किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ठीक है। आगे देखो, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, कौन से एक्ट के तहत? कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई? सभी के काम आता है, 8th में भी और 10th में भी, कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और ये कब लागू हुआ? 1773 में। किस गवर्नर जनरल के समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है। आगे देखो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा था, जैसा कि नाम से भी पता चलता है। इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। कलेक्टर का मुख्य कार्य क्या था?
उस समय लगान और कर इकट्ठा करना जनता से तथा न्यायाधीशों पुलिस अधिकारियों पर दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये भी कलेक्टर का मुख्य कार्य था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसमें पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया गया। पुराना जो सत्ता केंद्रित था ना, उसको हाशिए पे मतलब सिरों रेखा पर पटक दिया गया। ठीक है ना। तो देखिए अब कंपनी की फौज कैसे थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। असली सत्ता किसमें थी? सैनिक ताकत में। ठीक है। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार रखती थी, घुड़सवार सैनिक, ठीक है, जो घोड़े पर चलते थे, है ना। और पैदल सेना थी, उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का भी अच्छा प्रशिक्षण मिलता था। सेना में सवारी का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ठीक है, उनके पास खूब थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। गाँव में जो शस्त्र रखने वाले किसान थे उनकी भी संख्या बहुत थी, नहीं थी क्या अंग्रेजों के समय। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। स्थानीय जमींदार तो थे ना उस समय, वो क्या करते थे? पैदल सेना मुहैया कराते थे। ठीक है। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करने और उन्हें पेशेवर सैनिक का प्रशिक्षण देने के लिए दिया जाने लगा, तो सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया ना। स्थानीय जमींदारों से मांगे गए, और स्थानीय जमींदार ने उन्होंने किन को भेजा? जो गाँव में किसान थे, है ना, उनको पेशेवर सैनिक बनाया गया फिर। ठीक है। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है। सिपोही शब्द भारतीय सिपाही किससे बना है? उस समय सिपोही शब्द से। ठीक है, जिसे अभी वर्तमान में क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। ठीक है, घोड़े पे चलने वाले सैनिकों को क्या कहते थे उस समय? घुड़सवार सैनिक। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट किसके कहते हैं? तोड़ेदार बंदूक को, और मैचलॉक में लैस थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था, और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। क्या महत्वपूर्ण होती जा रही थी? पैदल टुकड़ियाँ। ठीक है। आगे देखो, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति अपनाने लगी। ठीक है। आगे देखो, सिपाहियों को यूरोपियन ढंग का प्रशिक्षण देने लगा। भारतीय तरीके को हटाकर यूरोपियन ढंग का जो है प्रशिक्षण दिया गया अंग्रेजों जैसा। ठीक है ना। अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी। ठीक है, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों को सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। पहले तो सेना थी हमारी इंडियन, वो जाति और समुदाय के आधार पर खड़ी होती थी। अलग अलग जाति, अलग अलग रेजिमेंट की रहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने ये भेदभाव मिटाया, सबको एक समान खड़ा किया। ठीक है। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? भारतीय लोग कस्टम से जुड़े हुए थे, रीति रिवाज से, वो कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपनी समुदाय या सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? ऐसा मानना नहीं था। और अंग्रेज क्या चाहते थे कि किसी भी जाति और समुदाय का व्यक्ति हो, उसको केवल अपने आप को सिपाही मानना है, जाति समुदाय के भाव से ऊपर उठना है। ठीक है। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे हैं, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों को इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अगले अध्याय में जो है चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। अब इसका निष्कर्ष देखिए आप। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। पहले व्यापार करनी आई थी ना, लेकिन बाद में क्या बन गई? औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने की प्रक्रिया तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। उस समय कितना समय लगता था? 6 से 8 माह का। भारत से चलने वाले जहाज़ों ने ये यात्रा 3 हफ्तों में, 6 से 8 हफ्ते लगते थे। ठीक है। उस समय विकसित किया, डेवलपमेंट किया, तो कितने समय लगा? फिर अंग्रेजों के समय 3 हफ्ता लगा। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश से आने लगे।
1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हुआ है। 63% भूभाग और 78% आबादी पर, मतलब जनसंख्या पर किनका नियंत्रण हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजों का। ठीक है। देश में शेष भूभाग पर आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। पूरे भारत को क्या ले चुकी थी? नियंत्रण में। ठीक है, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसको ध्यान से करना और पूरे क्वेश्चन आंसर करके व्हाट्सअप कर देना, आंसर शीट बना के। ठीक है।